नमस्कार बच्चों, मैं आशुतोष सिंह एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच से आपका स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, हालांकि आशा के अनुरूप आप लोगों ने उतने ज़्यादा इसको नहीं देखा था, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करें। और आज का टॉपिक बेहतर है और बेहतर से ही बेहतर की ओर आगे करने का प्रयास लगातार इधर से जारी है। और आज का जो टॉपिक है वो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट से है, संसदीय प्रणाली से, पार्लियामेंट से है। तो आज इसके अंदर हमने 15 से 16 ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं और उसको विस्तार से हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में उनके पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं बन रही हैं। तो एग्ज़ाम को देखते हुए ही इस क्वेश्चन को यहाँ पर लाया गया है और आप आइए और जुड़िए और इसमें जो भी अच्छी चीज़ें हों आप उसको निकालने का प्रयास कर सकते हैं। आपको आगे ले चलने का यहाँ से प्रयास सभी लोगों के द्वारा लगातार जारी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप जुड़ने का इसमें प्रयास करिएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट पर पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक धन विधेयक का मतलब होता मनी बिल, तो धन विधेयक के बारे में सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा कथन है जो मनी बिल के बारे में सही नहीं है। इसमें आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें आपको ढूंढना है कि कौन सा ऐसा कथन है, स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। पहला क्वेश्चन, धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो देखिए, पहले धन विधेयक के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो धन विधेयक है, मनी बिल है, वो आर्टिकल 110 में लाया जाता है। 110 के तहत धन विधेयक की चर्चा यहाँ पर की गई है। और ये धन विधेयक जो होता है ये इसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। और कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो निर्णय किया जाता है, कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं, इस बात का निर्णय करने का अधिकार किसे है? तो स्पीकर को है, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष को है। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल गया। जो धन विधेयक लाया जाता है तो धन विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है या नहीं, तो बिल्कुल पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, अर्थात राष्ट्रपति से पहले ही स्वीकार्यता लेना जरूरी होता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को डिसाइड करने का अधिकार किसे है? स्पीकर को है। और दूसरी चीज है कि ये किस आर्टिकल के तहत लाया जाता है? 110 के तहत लाया जाता है। तो ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। तो मनी बिल को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो भी मनी बिल लाया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। इसमें राज्यसभा के पास ज़्यादा अधिकार नहीं है, सीमित अधिकार है। और राज्यसभा ज़्यादा धन विधेयक को कितने दिनों तक अपने पास रख सकती है? 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। और इसे धन विधेयक को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि राज्यसभा 14 दिनों तक अपने पास रख सकती है और फिर सिफारिश करके ये किसके पास भेज देगी? तो लोकसभा के पास भेज देगी। लेकिन इसमें अंतिम जो अधिकार दिया गया है, भले ही सिफारिश उन्होंने करके भेजा है, तो लोकसभा को अगर मंजूर होगा तो इनकी सिफारिश मानी जाएगी। और अगर लोकसभा को इनकी सिफारिश मंजूर नहीं है तो फिर इनकी बात को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब है कि लोकसभा के पास
जो धन विधेयक का मामला है उसमें इनको ज़्यादा अधिकार दिया गया है और इनको अधिकार सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक दिया गया है। और अगर ये इसे वापस नहीं करते हैं तो मान लिया जाएगा कि लोकसभा ने जो कहा है वही सत्य है। तो कहने का मतलब है कि जो धन विधेयक है उसमें राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है और राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात को निर्णय करने का अधिकार स्पीकर महोदय को है। और धन विधेयक 110 के अकॉर्डिंग आर्टिकल में लाया जाता है और राज्यसभा इसमें ज्यादा 14 दिनों तक रोक सकती है। और 14 दिन अगर ये हो गए और इसने पारित नहीं किया है, इसने समर्थन नहीं किया है, तो इनकी सिफारिश नहीं मानी जाएगी। फाइनली अंतिम रूप से सिफारिश किसकी मानी जाएगी? लोकसभा में मानी जाएगी। तो देखिए धन विधेयक के बारे में कौन सही नहीं है, तो धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में गलत है। मैंने बताया कि धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ कहां लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा, राज्यसभा में बाद में जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष या निर्णय करने के लिए अंतिम प्राधिकारी है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। ये बिल्कुल सही है, मैंने अभी आपको बताया। लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक का राज्यसभा 14 दिनों के अंदर लौटाएगा, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को लोकसभा में पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। तो देखिए पहला गलत है, दूसरा तीसरा और चौथा ये सही है, लेकिन पूछ रहा है कि धन विधेयक के बारे में कौन सही नहीं है। तो कौन सही नहीं है? पहला सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि जो धन विधेयक होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। तो ये दोनों दे रहा है, इसलिए ये क्वेश्चन गलत है। अर्थात इसका जो है ये पहला सही है। तो अर्थात इसमें कौन सही नहीं है? तो पहला सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि ये लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में नहीं लाया जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर है और आराम से आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। भले ही बड़ा क्वेश्चन, लेकिन हम आपको समझाते जाएंगे और आप समझ में आपको आता रहेगा। तो देखिए निम्नलिखित कथनों पर जो ये आपके कथन है इस पर विचार करना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब विचार में क्या दिया गया है? तो भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि संविधान संशोधन, तो संविधान जो संशोधन का मसला है, तो संविधान संशोधन का जो मामला है वो दो जगह पर लाया जाता है, या तो राज्यसभा में लाया जाएगा और या तो फिर कहाँ लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। लोकसभा में लाया जाएगा। और किस आर्टिकल में इसका प्रयोग किया जाएगा? 368A में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस आर्टिकल में? 368A में है। और संविधान संशोधन का जो भी बिल है वो कहाँ लाया जाता है? या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा। और उसको अगर विशेष बहुमत की बात है तो विशेष बहुमत के आधार पर, या दूसरी जो बात है साधारण बहुमत के आधार पर, सिंपल मेजोरिटी और स्पेशल मेजोरिटी दोनों के द्वारा पारित कराया जा सकता है। या तो साधारण बहुमत चलेगा या तो विशेष बहुमत चलेगा। तो इसमें अगर पूछा जाए कि जो संविधान संशोधन विधेयक होता है वो कहाँ लाया जाता है, या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा। और इसको कैसे पारित कराया जाता है? या तो स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब 2/3 बहुमत से, और या तो फिर 50% +1 सदस्यों से, जिसको हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। तो इसी के बारे में आपको यहाँ जानना है। तो जो ये क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम किया जा सकता है। अर्थात ये कह रहा है कि संविधान संशोधन के लिए जिम्मेदार कौन है? संविधान संशोधन के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में, सही है। राज्यसभा में भी लाया जाता है, सही है। राज्य विधानमंडल में लाया जाता है, राज्य विधानमंडल में 2 आ जाएंगे, विधानसभा आ जाएगी और विधान परिषद आ जाएगा। तो क्या इसमें संशोधन में विधान परिषद या विधानसभा का कोई योगदान है? कोई योगदान नहीं। तीसरा गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास नहीं लाया जाता, पहले कहाँ लाया जाता है? लोकसभा और राज्यसभा में लाया जाता है। जब यहाँ से अनुमति मिल जाती है
तब एक्ट के लिए यहाँ पर जाता है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो पहला सही है और दूसरा सही है, पहला और दूसरा। तो संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में भी लाया जाएगा, राज्यसभा में भी लाया जाएगा। 368 के द्वारा तब लाया जाएगा जब विशेष बहुमत की जरूरत होगी, विशेष बहुमत की जरूरत होगी। और अगर विशेष बहुमत की जरूरत नहीं है तो 368 का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके से पारित कराया जाता है संविधान संशोधन विधेयक। पहला है साधारण बहुमत, जिसे हम लोग सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। दूसरा है विशेष बहुमत, जिसे हम लोग स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। तो पहला सही है, दूसरा सही है। तो फिर कौन सा ऑप्शन सही है? पहला और दूसरा, मतलब सेकंड सही है, सेकंड ऑप्शन ये सही है। तो पहले का दूसरे क्वेश्चन का जो निचोड़ है, जो इसकी समरी है, वो यही पूछ रहा है कि मतलब संविधान संशोधन विधेयक कहाँ लाया जाता है, या तो राज्यसभा में लाया जाएगा या लोकसभा में लाया जाएगा, विधानमंडल में या राष्ट्रपति के पास नहीं लाया जाता है। और पास कराने का तरीका जो है वो दो है, पहला साधारण बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत। अगर विशेष बहुमत चलेगा तो 368 लगेगा, अगर विशेष बहुमत नहीं चलेगा 368 की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो है आप बता सकते हैं कि इसमें ये देखिए दूसरा नहीं होगा, मैंने गलत बताया, ये पहला दूसरा तीसरा नहीं, इसमें हमने बताया था कि पहला सही दूसरा सही। तो ऑप्शन में देखिए पहला दूसरा कौन है, इसमें तीसरा भी जुड़ रहा है ना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। फिर सिर्फ और सिर्फ पहला दूसरा, इसका डी आंसर होगा, इसको चेंज करिएगा, ये बी नहीं होगा बल्कि डी होगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जिम्मेदार है, इसका डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, मजेदार क्वेश्चन है, हालांकि बेसिक है, आसानी से आप लोग तो तक ये पहुंचने वाला है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि निम्न विधेयकों में किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा, दोनों हाउस द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। मैंने बताया ना कि जो संशोधन है वो संविधान संशोधन या कोई भी संशोधन है वो दो तरीके से होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी विशेष बहुमत, और एक आपका है साधारण बहुमत। तो साधारण बहुमत में 50% +1 लगता है और विशेष बहुमत में 2/3 लगता है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि किस संशोधन में स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है। विशेष बहुमत का मतलब 2/3, साधारण विधेयक में तो विशेष 2/3 नहीं लगेगा, साधारण विधेयक में मतलब आधे से एक अधिक लोग, 50% +1, तो ये तो गलत हो जाएगा। धन विधेयक, देखिए धन विधेयक जो होता है वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति पर लाया जाता है, तो इसमें विशेष बहुमत की जरूरत नहीं होती है। और वित्त विधेयक, इसमें भी जरूरत इसकी नहीं होती है, क्योंकि ये तो धन विधेयक और वित्त विधेयक जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग, तो इसमें दोनों सदनों की भूमिका होती है ना, तो साधारण बहुमत में विशेष बहुमत चलेगा नहीं, इसलिए गलत हो गया। धन विधेयक और वित्त विधेयक इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि धन विधेयक जो मनी बिल और फाइनेंस बिल है ये तो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाया जाता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में लाया जाएगा, और जबकि ये क्या कह रहा है दोनों सदनों में, ये तो अपने आप गलत हो गया। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संविधान संशोधन विधेयक आप कह सकते हैं कि राज्यसभा में भी लाया जाता है और प्लस लोकसभा में भी लाया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक जब लाया जाएगा तो ये दोनों हाउस में लाया जाएगा और किसके आधार पर पारित कराया जाएगा, तो आप बताएंगे विशेष बहुमत के आधार पर पारित कराया जाएगा। अर्थात इसके कितने सदस्य होंगे, 2/3 विधेयक 2/3 इसके सदस्य होंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखिए, एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं, निम्न विधेयक में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो साधारण बहुमत में मतलब
मतलब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। इसमें आधे से एक होते हैं, तो पहला गलत हो गया। धन विधेयक वित्त विधेयक इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों सदनों में नहीं लाया जाता, ये सिर्फ और सिर्फ किस में लाया जाएगा, लोकसभा में लाया जाएगा। हाँ, संविधान संशोधन विधेयक दोनों में लाया जाता है और किससे पारित कराया जाता है, विशेष बहुमत में। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो संविधान संशोधन विधेयक है तो संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाएगा, इसमें संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। हमेशा याद रखने वाली बात है, ये क्वेश्चन आता है कि क्या इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जा सकता है। आपका आंसर नो में होना चाहिए, क्योंकि जो धन विधेयक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, तो इस पर इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन की जरूरत नहीं है। तो इसमें विशेष बहुमत के आधार पर कौन सा विधेयक पारित कराया जाएगा, तो आप बता दीजिएगा संविधान संशोधन विधेयक। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से परिचित होते हैं, देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है और आसानी से आप कर सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर है। तो देखिए, तारांकित प्रश्न किसे कहते हैं, तारांकित प्रश्न। तो इसमें वो प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें स्टार बना होता है, तो जिसमें स्टार के चिन्ह हो जाते हैं, जैसे मतलब स्टार ऐसे बना दिया जाता है, तो जो भी हो इसी तरीके से मान लीजिए इस पर स्टार के चिन्ह अंकित होते हैं। तो जिस प्रश्नों पर स्टार के चिन्ह अंकित होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तारांकित प्रश्न कहते हैं। और तारांकित प्रश्न हमेशा याद रखिएगा ओरल होता है। तारांकित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं, मौखिक तरीके से। और इसका जो उत्तर होता है, तो इसका उत्तर जो होता है वो ओरल ही दिया जाता है, मौखिक होता है, मौखिक होता है। और ऐसे प्रश्न पर बहस नहीं हो सकती है, ऐसे प्रश्न पर बहस नहीं होगी, बहस नहीं होगी। तो देखिए, इसमें ये यही पूछ रहा है कि तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है, तारांकित प्रश्नों के विषय में क्या सही है। तो जिसमें स्टार बना होता है, जिस क्वेश्चन में स्टार बना होता है, जिसमें स्पीकर स्टार बना देता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या कहते हैं, जिस पर तारा अंकित हो। तो जिस पर तारा अंकित हो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कहेंगे, तारांकित प्रश्न कहेंगे। और तारांकित प्रश्न सदस्यों के द्वारा हमेशा याद रखिएगा कैसे पूछे जाएंगे, मौखिक। और इसका जवाब भी कैसे होगा, मौखिक। और जिस पर जवाब मौखिक होता है उस पर पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको ये ध्यान देना है, आपको ये शक होगा कि पूरक प्रश्न किसे कहते हैं। तो जैसे आप लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, तो हमने जवाब दिया और आप सेटिस्फाई नहीं हुए, तो उसी क्वेश्चन में से कोई एक नया क्वेश्चन आपने ढूंढ लिया। तो जब तक आपकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तब तक आप क्वेश्चन करते रहते हैं। तो आपने कुछ पूछा, हमने जवाब दिया, फिर आपने कुछ पूछा, तो वही जब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकालते हैं तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं, पूरक प्रश्न कहते हैं। तो जिसका जवाब मौखिक दिया जाता है, जिसका जवाब मौखिक दिया जाता है तो उसमें पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिसमें जवाब लिखित होता है तो उसमें पूरक प्रश्न नहीं किए जाएंगे। तो उसी के सिलसिले में आपको यहाँ पर जानना है। तारांकित का मतलब होता है कि जिस प्रश्न पर स्पीकर तारा स्टार बना देता है तो उसको हम लोग तारांकित कहते हैं। और तारांकित प्रश्न हमेशा मौखिक होते हैं और इसका जवाब भी मौखिक होता है। इसमें पूरक प्रश्न किए जाते हैं, इसमें बहस के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो देखिए, उत्तर मौखिक दिया जाएगा, सही। लिखित नहीं दिया जाएगा, गलत। पूरक प्रश्न पूछे जाएंगे, सही। पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, गलत। उत्तर पर बहस नहीं की जा सकती है, ये सही है। तो इस पर आप कौन सा क्वेश्चन इसमें मतलब कौन सा आंसर आपका ये सही होगा, तो इस पर बहस नहीं की जाएगी। इसमें लिख रहा है कि उत्तर पर बहस की जा सकती, गलत है, इस पर बहस नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो इसमें देखिए, पहला सही है, मौखिक पूछा जाएगा और मौखिक जवाब दिया जाएगा। लिखित गलत है, पूरक प्रश्न पूछा जाएगा। तो पहला सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। पूरक प्रश्न पूछ सकते, इस पर बहस की जा सकती नहीं की जा सकती है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण होता है। तो इसका जो हो जाएगा आप बताएंगे, पहला सही, तीसरा सही। तो इसमें आपका पहला और तीसरा सही है।
पहला इसलिए सही है कि मौखिक उत्तर दिया जा रहा है, और तीसरा इसलिए सही है कि इसमें पूरक प्रश्न किया जाएगा। दूसरा गलत, चौथा गलत, पांचवा गलत। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। शून्यकाल, 0 आवर, 0 आवर शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? तो देखिए आपको बता दें, इसमें पहला जो होता है प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल, और प्रश्नकाल का जो समय होता है 11 से 12 का होता है। और जो शून्यकाल है, शून्यकाल, तो शून्यकाल को 12 से 1 के समय को कहते हैं। 12 से 1 का जो समय होता है, तो 12 से 1 के समय को, 12 बजे से 1 बजे के समय को हम लोग शून्यकाल कहते हैं, और प्रश्नकाल को हम लोग 11 से 12 के समय को कहते हैं। और शून्यकाल ये किसकी देन है? भारतीय मीडिया की देन है, भारतीय मीडिया की देन है। और इसमें 12 से 1 के बीच में जो अविलंबनीय महत्व के जो प्रश्न होते हैं, अवलंबनीय महत्व के जो प्रश्न होते हैं, वो बीच में उठा लिए जाते हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? अवलंबनीय महत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्थात इसके अंतर्गत वो मुद्दे शामिल होते हैं जो करंट के होते हैं, जो बहुत जरूरी होते हैं और तत्काल उठाए जाते हैं। तो जो तत्काल जरूरी प्रश्न उठाए जाते हैं संसद भवन में, और 12 से 1 के बीच में उठाए जाते हैं। और ये प्रश्न कैसे पूछा जाता है? ये प्रश्न मौखिक होता है, मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, और उसका जवाब भी कैसे मिलेगा? मौखिक मिलता है। तो कहने का मतलब है कि 12 से 1 के समय में जो अवलंबनीय महत्व के तत्काल प्रश्न पूछे जाते हैं, जो मौखिक पूछे जाएंगे, मौखिक जवाब दिया जाएगा, और उसमें अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इसमें यह पूछ रहा है कि शून्यकाल 0 आवर किसकी देन है? तो इंडियन मीडिया की देन है। तो भारतीय मीडिया ने इसका नाम रख दिया है शून्यकाल। तो शून्यकाल 12 से 1 का है समय, और इसमें जो तत्काल प्रश्न की जरूरत होती है वो मुद्दे उठा दिए जाते हैं, मौखिक पूछा जाएगा, मौखिक जवाब दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो हुई है वो कहाँ से हुई है? भारत से हुई है। इसका पहला हो जाएगा। तो 12 से 1 के समय को आप क्या कहेंगे? 12 से 1 के समय को हम लोग क्या कहते हैं? शून्यकाल कहते हैं। और इसमें अवलंबनीय महत्व के प्रश्न पूछे जाते हैं, मौखिक पूछा जाएगा और इसका जवाब मौखिक दिया जाएगा। और इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसमें अनुपूरक प्रश्न किए जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न का मतलब होता है जैसे आपने कुछ पूछा, हमने जवाब दिया, आप सेटिस्फाई नहीं हुए तो आपने फिर से क्वेश्चन कर लिया। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कहते हैं? अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो आशा यही कर सकते हैं, समझ में आया ही होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। भारत की पसंद, देखिए यहाँ पर भारत की संसद होना चाहिए, पसंद नहीं होगा, संसद होगा। भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रि परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रहती है? तो भारत की संसद किसके द्वारा मंत्रि परिषद पर नियंत्रण रखती है? तो आपको पता ही होगा कि जो मंत्रि परिषद है, तो मंत्रि परिषद की जो सामूहिक जिम्मेदारी है, मंत्रि परिषद की जो सामूहिक रिस्पांसिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व, तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है वो आप कह सकते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व ये संसद के प्रति है, संसद के प्रति है। अर्थात संसद का नियंत्रण किस पर है? संसद का नियंत्रण मंत्रिपरिषद पर। तो संसद पहले है और मंत्रिपरिषद बाद में। संसद मंत्रिपरिषद को घेर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद संसद को नहीं घेर सकता, क्योंकि जो इसकी कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है वो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी संसद पर है। और इसलिए है क्योंकि संसद में प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, संसद की ओर से प्रश्न पूछे जाएंगे और जवाब किसको देना होगा? मंत्रिपरिषद को देना पड़ेगा। तो इसमें स्थगन प्रस्ताव भी लाया जाता है, जो काम रोको प्रस्ताव कहते हैं। स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा, या इसको हम लोग काम रोको प्रस्ताव कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव भी कहते हैं, काम रोको प्रस्ताव। और संसद में
प्रश्नकाल भी होता है, बिल्कुल होता है, प्रश्नकाल भी होता है। और तीसरा जो है अनुपूरक प्रश्न होता है, अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, ये 3 प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो देखिए प्रश्नकाल मतलब 11 से 12 के बीच में सदस्यों के द्वारा मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछा जाता है। तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 11 से 12 के बीच पूछे जाते हैं। तो 11 से 12 के समय में जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्नकाल कहते हैं। अनुपूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं, उसका जवाब जो होता है मौखिक दिया जाता है। तो मौखिक जो जवाब दिया जाएगा, तो मौखिक जवाब जो दिया जाएगा और मौखिक रूप से जो पूछा जाएगा उसको हम लोग अनुपूरक प्रश्न कहेंगे। और जो स्थगन प्रस्ताव होता है, जो काम रोको प्रस्ताव होता है, जैसे मान लीजिए संसद भवन चल रहा है, तो जब संसद की कार्रवाई चल रही होती है, तो संसद की कार्रवाई जब चल रही होती है तो उसी समय 50 सदस्य जो है वो मिल करके एक प्रस्ताव लाते हैं और 50 सदस्य मिल करके प्रस्ताव ला करके उस कार्यवाही को स्थगित करवा लेते हैं या काम रोको प्रस्ताव लेकर के आते हैं। तो ऐसे समय पर क्या होता है, ऐसे समय पर जो तत्काल कार्रवाई चल रही होती है उसको रोक दिया जाता है और ऐसे समय पर जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो तत्कालिक प्रश्न होंगे, अविलंबनीय प्रश्न होंगे, अविलंबनीय प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। तो जब काम रोक करके अविलंबनीय प्रश्न पूछा जाता है, तो अविलंबनीय जो प्रश्न पूछा जाता है तो ऐसे प्रश्नों को हम लोग क्या कहते हैं, स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। तो स्थगन प्रस्ताव में तत्काल कार्रवाई रोक दी जाती है और ये कार्रवाई तब रोकी जाएगी जब 50 सदस्य प्रस्ताव ला देंगे और कार्रवाई रोक करके जो तत्कालीन प्रश्न होते हैं, उस समय जो तत्काल मुद्दे चल रहे होते हैं उसको उठा दिया जाता है। तो जब काम को रोक करके तत्कालीन मुद्दे को उठाया जाता है 50 सदस्यों के द्वारा, तब ऐसे प्रस्ताव को हम लोग स्थगन प्रस्ताव कह सकते हैं या काम रोको प्रस्ताव कह सकते हैं। तो संसद में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो स्थगन प्रस्ताव भी पूछे जाएंगे, 50 सदस्य का होना जरूरी है। 11 से 12 के बीच में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं और जो मौखिक पूछा जाता है, जिसका जवाब मौखिक दिया जाता है, उसको हम लोग अनुपूरक प्रश्न कहते हैं। तो ये प्रश्न स्थगन प्रस्ताव भी हो सकता है, प्रश्नकाल भी हो सकता है, अनुपूरक प्रश्न भी हो सकता है। स्थगन प्रस्ताव में 50 सदस्यों की सहमति जरूरी है और काम को रोक दिया जाता है और काम को रोक करके जो अविलंबनीय महत्व के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो उसको स्थगन प्रस्ताव कहते हैं। 11 से 12 के बीच में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो 11 से 12 के बीच में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसको हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं। जो मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा और जवाब मौखिक मिलेगा उसको हम लोग अनुपूरक प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न संसद भवन में, संसदीय कार्यवाही में संसद के सदस्यों द्वारा पूछा जाता है। तो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा, मंत्रिपरिषद से। तो दबाव किस पर पड़ेगा, मंत्रिपरिषद पर पड़ेगा। तो संसद का नियंत्रण किस पर है, मंत्रिपरिषद का, ना कि मंत्रिपरिषद का नियंत्रण संसद में। तो संसदीय प्रणाली जो है उसी के तहत ये सारे कार्य होते हैं। तो देखिए पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। पहला, दूसरा, तीसरा, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी होगा, इसका डी हो जाएगा, इसका आंसर डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संसद का सचिवालय। तो भारतीय संसद का जो सचिवालय है, तो पहले आपको ये देखना है संसद, तो संसद में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। वैसे संसद में आप कह सकते हैं 3 तत्व हैं। पहला है राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा कौन है, लोकसभा। तीसरा लोकसभा है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अब देखिए राज्यसभा में उपराष्ट्रपति भी तो है, उपराष्ट्रपति है, इसको भी आप शामिल करेंगे क्योंकि राज्यसभा से बाहर तो है नहीं, उसी के अंदर है। और उपसभापति भी है, उपसभापति। भाई उपराष्ट्रपति को क्या कहते हैं, एक्स ऑफिस चेयरमैन, पदेन सभापति कहते हैं। तो इसमें सभापति भी शामिल हो जाएगा, उपसभापति भी शामिल हो जाएगा। तो इसमें जो सचिवालय है
तो ये सचिवालय, संसदीय सचिवालय, तो संसदीय सचिवालय की व्यवस्था किस आर्टिकल में दिया गया है? 98 में दिया गया है, 98 में। और ये जो सचिवालय है ये सरकार से स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है, ये स्वतंत्र रूप से काम करती है, ये स्वतंत्र संस्था है, ये किसी के अधीन नहीं है। तो ये संसदीय कार्य मंत्री के अधीन नहीं है, राष्ट्रपति के भी अधीन नहीं है, सरकार के से स्वतंत्र है, ये बिल्कुल सही है, किसी के अंडर में नहीं है, क्योंकि संवैधानिक संस्था है। किस आर्टिकल में? तो आप क्या बताएंगे? 98 में है, इसका थर्ड हो जाएगा। तो संसदीय सचिवालय जो है वो सरकार से स्वतंत्र है, ये किसी के अंडर में नहीं है, थर्ड है। और सचिवालय में, संसदीय में सभी लोग आ जाएंगे इसमें, 98, तो इसका थर्ड हो जाएगा, ये स्वतंत्र संस्था है। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए ये यहां पर आ चुका है, संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है। तो संसद के अधिकारियों में जैसे संसद हमने बता ही दिया है, तो संसद में 3 तत्व हैं। 3 तत्व कौन कौन? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो राष्ट्रपति तो रहेंगे ही रहेंगे अधिकारी में, राज्यसभा में 2 लोग आ जाएंगे, एक चेयरमैन, एक डिप्टी चेयरमैन, सभापति भी इसमें शामिल हो जाएगा और उपसभापति भी शामिल हो जाएगा, संसद में भले ही नहीं है लेकिन अधिकारियों में तो है ही है, उपसभापति भी हो जाएगा। और लोकसभा में 2 लोग आ जाएंगे, एक स्पीकर, अध्यक्ष आ जाएंगे और दूसरा कौन आ जाएगा? उपाध्यक्ष आ जाएगा। तो इसमें देखिए संसद के अधिकारियों में राष्ट्रपति भी है, राज्यसभा के सभापति भी हैं, उपसभापति भी हैं, लोकसभा के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी। इसी के आधार पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सेलेक्ट करते हैं। तो अध्यक्ष है, बिल्कुल सही है, उपाध्यक्ष है, ये भी सही है, महासचिव भी होता है लोकसभा में, ये भी सही है, राज्यसभा के अध्यक्ष, ये भी सही है। तो इसका जो हो जाएगा, पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, चौथा भी सही, इसमें ऑप्शन सब सही है, डी। तो इसका जो हो जाएगा सभी चारों, क्योंकि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इसके साथ साथ महासचिव भी होता है, तो ये सब हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। तो देखिए संसद में 3 है, बाकी अधिकारियों में सारे लोग आ जाएंगे। संसद में 3 ही भाग है लेकिन अधिकारियों में सभी लोग आ जाएंगे, तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें आ चुका है, बिना अनुमति के, बिना आज्ञा के कितने दिन तक संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो सांसद को अयोग्यता संबंधी जो बात है वो 101 डी में है, 101 डी में दिया गया है। और इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई भी संसद के हाउस के लगातार 60 दिनों तक अगर सूचना दे रहा है तब नहीं, अगर बगैर सूचना के या बिना आज्ञा के लगातार 60 दिनों तक या 2 महीने तक इसमें नहीं आता है। अब मान लीजिए जैसे बीच में सेशन चल रहा हो और 4 से अधिक दिनों तक कार्यवाही निरस्त कर दी गई है, तो जब कार्यवाही 4 दिनों से अधिक निरस्त कर दी जाती है तो उसको नहीं जोड़ा जाएगा। बाकी 4 दिनों से कम कार्यवाही निरस्त की गई है उसको जोड़ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, संसद के बगैर आज्ञा के 60 दिनों तक या 2 महीने तक लगातार अनुपस्थित होते हैं, तो फिर उनकी सदस्यता जो हो जाएगी वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड, 60 दिनों तक। और अगर आपसे पूछा जाए कि इस आधार पर एकमात्र ऐसा कौन सा सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिसे अयोग्य घोषित कर दिया गया, तो अकाली दल के एक सांसद थे, अकाली दल के, उनका नाम था बरजिंदर सिंह। तो बरजिंदर सिंह अकाली दल के एक लीडर है जो इस आधार पर, अयोग्यता के आधार पर 60 दिनों तक वो नहीं आए थे, इनकी सदस्यता को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था, हटा दिया गया था।
तो बरजिंदर सिंह एकमात्र ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जो उनको जो है 60 दिनों तक ना आने की वजह से संसद की सदस्यता से किनारे कर दिया गया है। एक और है, उनका नाम है जया बच्चन। जया बच्चन जो थी वो लाभ के पद की वजह से, उनके पास गवर्नमेंट ऑफिस का पद था तो लाभ ले रही थी, गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ले रही थी, तो लाभ का पद होने की वजह से राज्यसभा से जया बच्चन को बर्खास्त किया गया था। तो देखिए 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दोनों राज्यसभा से हैं, और एक जो बरजिंदर सिंह है वो लगातार 60 दिनों तक नहीं आया, इसलिए इसकी सदस्यता रद्द कर दी गई। और जो जया बच्चन है ये सपा की सांसद थी और जया बच्चन के पास लाभ का पद था, गवर्नमेंट ऑफिस से प्रॉफिट ले रही थी, उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठी थी, तो इनकी सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि राज्यसभा की 2 ऐसे सांसद कौन है जिनकी सदस्यता सस्पेंड कर दिया गया, उनका सस्पेंशन हो गया है, तो पहले बरजिंदर सिंह है। और बरजिंदर सिंह को किस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था? तो अनुपस्थित के आधार पर। और जया बच्चन को किस आधार पर अयोग्य घोषित किया गया था? तो लाभ के पद की वजह से इनको अयोग्य घोषित किया गया था। तो 60 दिनों तक कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आएगा तो उसका सस्पेंशन निश्चित है, तो 60 दिनों तक हो जाएगा। सेकेंड, इसका सेकेंड होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है और बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पर है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी, कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसमें पूछ रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति राज्यसभा का है, कौन सा ऐसा व्यक्ति राज्यसभा में है और लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो लोकसभा की कार्यवाही में वही भाग लेगा जो मंत्रिपरिषद का सदस्य होगा। मंत्रिपरिषद का अगर सदस्य है, मंत्रिपरिषद का अगर सदस्य है और भले ही राज्यसभा का सदस्य हो, अगर मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो मंत्रिपरिषद कैसे बनती है? मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्यों से प्लस राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है। वो अलग बात है कि लोकसभा से ज्यादा हो सकते हैं, राज्यसभा से कम हो सकते हैं, लेकिन मंत्री लोग जो होते हैं वो लोकसभा से भी आ सकते हैं, राज्यसभा से भी आ सकते हैं। इवन तो प्रधानमंत्री भी एक हाउस से आ सकता है या दोनों हाउस से, दोनों हाउस से आ सकता है। लोकसभा का भी हो सकता है, राज्यसभा का हो सकता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो आप बताइएगा, राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ है, गलत है। राज्यसभा के उपसभापति, नहीं, लोकसभा में नहीं जाएंगे, ये भी गलत है। मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, ये बिल्कुल सही है। वह मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है, तो कोई भी मंत्री बन गया, तो जो कोई भी मंत्री बन गया, भले ही राज्यसभा का सदस्य क्यों ना हो, भले ही राज्यसभा का सदस्य क्यों ना हो, अगर वो मंत्रिपरिषद में चला गया तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो आप क्या कह सकते हैं? लोकसभा के प्रति हो सकती है। तो वह राज्यसभा का सदस्य जो मंत्रिपरिषद का सदस्य है वो राज्यसभा का भले ही है लेकिन लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो जैसे आर्टिकल 88 कहता है, आर्टिकल 88 कहता है कि कोई भी सदस्य लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। तो वो राज्यसभा के अगर सदस्य हैं तो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले रहे हैं, तो राज्यसभा के सदस्य हैं तो मंत्री होना जरूरी है, और मंत्री हैं तभी लोकसभा में भाग लेंगे, अन्यथा उन्हें भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो इसमें 2 लोग जा सकते हैं लोकसभा कार्रवाई में भाग लेने के लिए। एक मंत्री जो राज्यसभा के सांसद है वो जाकर के लोकसभा कार्रवाई में भाग ले सकते हैं जो कि वहां की स्थायी सदस्य नहीं है, और दूसरा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी, तो महान्यायवादी भी भाग ले सकता है, महान्यायवादी भी भाग ले सकता है 88 के अंतर्गत, और राज्यसभा का सदस्य जो मंत्री है वो भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। तो लोकसभा की जो कार्यवाही दी गई है वो किस आर्टिकल में? 88 में है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही है, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है। तो मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है वो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, अटॉर्नी जनरल भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, जिसका थर्ड हो जाएगा 88 अकॉर्डिंग थर्ड।
अगला देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। तो आप बताएंगे इसमें राज्यसभा, तो राज्यसभा में कौन लोग भाग लेते हैं? राज्यसभा में जो होते हैं राज्य विधान सभा के सदस्य, ये भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य, ये लोग भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के, वही राज्यसभा का चुनाव करते हैं। तो इसमें संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार। इसमें यह पूछ रहा है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो लोकसभा के चुनाव में भी भाग लेते हैं और राज्यसभा के चुनाव में दोनों में भाग लेते हैं। तो देखिए इसमें संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, तो लोकसभा के सदस्य क्या राज्यसभा के सांसद को चुनते हैं? तो लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनेंगे, पहला गलत है। संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, तो क्या राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं तो क्या राज्यसभा के चुनाव में भाग लेते हैं? गलत है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य को हम लोग क्या कहते हैं? एमएलसी कहते हैं। तो क्या एमएलसी लोग भाग लेंगे? बिल्कुल नहीं लेते हैं। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन, तो राज्य विधानमंडल के निम्न सदन को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न सदन को हम लोग क्या कहते हैं? विधानसभा कहते हैं। तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य किसमें भाग ले रहे हैं? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में भाग ले सकते हैं। और दूसरी चीज, क्या एमएलए लोग लोकसभा के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? तो बिल्कुल भाग लेते हैं। तो एमएलए ही एक ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा में भी भाग ले सकता है, लोकसभा में भी भाग ले सकता है और राज्यसभा में भी भाग ले सकता है, राज्यसभा में भाग ले सकता है। तो एमएलए जो होता है वो लोअर हाउस का होता है या अपर हाउस का? ये तो लोअर हाउस का होता है ना, ये लोअर हाउस का सदस्य है, ये लोअर हाउस का सदस्य है, तो ये भाग ले सकता है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों में भाग लेने का अधिकार है। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को भाग लेने का अधिकार, तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो निर्वाचित सदस्य राज्य विधानसभा के जो होंगे वो राज्यसभा में भी भाग ले लेंगे, और लोकसभा का चुनाव जब होता है तो एमएलए भी भाग लेता है। तो इसमें कह रहा है संसद के लोअर हाउस के निर्वाचित सदस्य, तो क्या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के भाग लेते हैं? गलत है, वो राज्यसभा के सांसद को नहीं चुनते हैं, पहला गलत। संसद के राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या राज्यसभा में भाग लेंगे? गलत है। राज्य विधानमंडल के एमएलसी लोग भाग लेंगे? गलत है। राज्य विधानमंडल के जो लोअर हाउस है विधानसभा, तो विधानसभा के एमएलए लोकसभा के चुनाव में भी भाग लेंगे, राज्यसभा के चुनाव में भाग लेंगे। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी सही है। जो एमएलए होता है वो एमएलए राष्ट्रपति को भी चुनता है, राज्यसभा के सदस्य को भी चुनता है, और विधान परिषद के भी सदस्य को चुनता है, और लोकसभा के जब सदस्य का चुनाव होता है तो उसमें भी भाग लेता है। तो इसका जो हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, इसमें पूछ रहा भारत के राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है। संसद के अभिन्न अंग क्यों है? तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि आप कह सकते हैं वो किसी विधेयक पर अनुमति प्रदान करता है, इसलिए सही है। दूसरा, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है। संसद के दोनों सदनों के सत्रों को आहूत करता है। ये किस आर्टिकल में? 85 में। जो बुलाता है वो 85 में है। और लोकसभा को भंग भी कौन करता है? राष्ट्रपति भंग भी कर सकता है, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। और अनुमति जो देता है वो आर्टिकल 111 में है। आर्टिकल 111 में अनुमति देता है, भंग करता, बुलाता है, सत्रावसान की घोषणा करता है। ये सब आप बताएंगे 85 में है।
तो राष्ट्रपति संसद का भिन्न अंग है, वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है। बैठक किस आर्टिकल में बुलाएगा? 85 में। समाप्ति भी किस में करेगा? 85 में। प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता, बिल्कुल है। संबोधन के अधिकार इसे किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 87 में है। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही, 85 में है। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति संसद का इसलिए अभिन्न अंग है, बुलाएगा भी, समाप्त भी करेगा और उसके बाद इसे जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। तो सभी हो जाएगा। इसका डी है, बुला भी सकता है, समाप्त भी कर सकता है, भंग भी कर सकता है, ये पूरा अधिकार इससे है, इसका डी होगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना शुरू कर दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें क्या करना है? विचार करना। किस पर विचार करना है? कथन पर, स्टेटमेंट पर विचार करिए, कंसीडर का काम करना है। तो भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद के सत्र को बुला सकता है, आहूत कर सकता है, बुला सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कह रहा है? 85। सही या गलत? तो बिल्कुल सही है। 85 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुला सकता है, ये सही है। भारत का संविधान एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता है, किंतु सभी 3 सत्रों को चलाया जाना अनिवार्य नहीं है। तो देखिए आर्टिकल 85 के अनुसार संसद का जो सत्र है वो संविधान कहता है कि एक वर्ष में संसद का सत्र एक वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाना चाहिए। कम से कम 2 बार की बात है। इसमें कह रहा है कि एक वर्ष में संसद के 3 सत्रों का प्रावधान करता, गलत है। उस हमारे संविधान में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति मतलब एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद को बुला सकता। वो अलग बात है कि मतलब आजकल 3 बार सत्र बुलाए जाते हैं। एक बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र है और तीसरा जो है वो शीतकालीन सत्र। ये 3 चल रहे हैं, लेकिन संविधान यही कहता है कि एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो इसलिए ये गलत है, ऐसा संविधान नहीं कह रहा। संविधान 3 सत्र की बात नहीं कर रहा, बल्कि संविधान कितने सत्र की बात कर रहा? 2। तो 2 सेशन हो सकते हैं, 3 सेशन की चर्चा नहीं है। हालांकि करंट में जो सत्र है वो 3 है। पहला बजट सत्र है, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ये 3 चल रहे हैं, लेकिन बात कितने की है? तो बात जो है वो 2 की है। तो इसलिए ऑप्शन दूसरा गलत है, पहला सही है, दूसरा गलत। एक वर्ष में दिनों की कोई न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं है जब संसद का चलाना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। इसमें एक वर्ष में कितने दिन रहेंगे, कितने दिन सेशन चलेगा, इसकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है। तो इसका पहला सही है, पहला सही, दूसरा गलत, तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा सही, पहला तीसरा सही है। इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कहा गया है? भारत के संविधान में लिखित में से क्या कहा गया है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। देखिए, राष्ट्रपति जो होता है वो संसद का भाग होता है, संसद का हिस्सा है, लेकिन संसद का सदस्य नहीं है। भाग है लेकिन सदस्य नहीं है। तो ये पहला तो सही है, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ये सही है। लेकिन संसद का भाग हो सकता है, कैंडिडेट नहीं हो सकता, मेंबर नहीं है। तो पहला सही है, पहला आंसर ये सही है।
संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, बिल्कुल सही है। संसद जो होता है, संसद में 3 तत्व होते हैं और तीनों आप जान ही रहे हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद किस आर्टिकल में है? संसद 79 में है। लोकसभा आप बताएंगे 81 में है, 81 में है। राष्ट्रपति जो है वो 52 में है, 52 में है। तो इसका 52 से लेकर 62 तक, 52 से लेकर 62 किसके बारे में पार्टिकुलर दिया गया है? राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में 52 से लेकर 62 तक दिया गया है। पहला सही, दूसरा भी सही। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, सही है। संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी सही है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो इसका ऑप्शन कौन सही होगा? पहला और दूसरा दोनों होगा, तो पहला और दूसरा, इसका सेकंड हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है, कॉन्सेप्ट पर है। तो क्या कह रहा है? नीचे दिए गए 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे कथन, जो कथन ए है और दूसरा कारण आर है। तो पहले कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है राष्ट्रपति संसद का एक अंग है। कथन कह रहा है कि राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, बिल्कुल है। संसद 3 तत्वों से बना है, मैंने पहले बता दिया। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिला करके क्या कहलाएंगे? संसद। तो संसद 79 में है और संसद में 3 तत्व है, वो हमने आपको पहले बता दिया, कई बार बताया है। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 तत्व हैं, ये सही है। तो पहला सही, तो राष्ट्रपति संसद का एक अंग है, ये सही है। कारण, क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कानून नहीं बन सकता है, बिल्कुल सही है। और ये अनुमति किस आर्टिकल में देता है? 111 में देता है। तो कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है और आर ए की व्याख्या भी हो रही है, आर ए का स्पष्टीकरण है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, इसलिए आंसर आपका पहला सही है। तो इसका फर्स्ट सही है, इसलिए सही है। राष्ट्रपति संसद का अंग है, बिल्कुल है, जुड़ा हुआ है। और इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि कोई भी विधेयक एक्ट तभी बनता है जब आर्टिकल 111 के अनुसार अनुमति किसकी होती है? राष्ट्रपति की होती है। तो कथन ए भी सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसलिए आपका ऑप्शन ए सही है। तो ए सही है। अब उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? तो संसद में कौन लोग शामिल हैं? तो संसद में भैया 3 लोग तो शामिल है ही हैं, इसके अलावा स्पीकर भी हो जाएगा, चेयरमैन भी हो जाएगा। तो संसद में कौन शामिल है? लोकसभा, राज्यसभा, ये सही है, शामिल होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी होता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, ये गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा, ये भी गलत है क्योंकि अध्यक्ष जो है वो संसद के अंग नहीं है, संसद के अधिकारी हैं। ये पूछ रहा संसद में कौन लोग शामिल है? तो राष्ट्रपति शामिल है और दोनों सदन का मतलब कौन कौन? राज्यसभा और लोकसभा, ये आपका लोकसभा राज्यसभा मिल करके क्या कहलाएंगे? दोनों हाउस कहलाएंगे। राष्ट्रपति पहले से है, तो संसद में आपको हम बताते ही चले आ रहे हैं। तो संसद जो है ये 79 में है, तो संसद में राष्ट्रपति है, और उसके बाद राज्यसभा है और लोकसभा है। तो इसमें जो है पहला इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें राष्ट्रपति नहीं दिया गया है, इसलिए ये संसद कंप्लीट नहीं है, ये गलत है। लोकसभा राज्यसभा तो है लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, इसलिए ये गलत हो गया। लोकसभा के अध्यक्ष संसद के अधिकारी हैं लेकिन संसद में शामिल नहीं है, तो ये अध्यक्ष नहीं होंगे, ये भी गलत है। हाँ, राष्ट्रपति है, ये सही है, दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा शामिल है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो ये 17 क्वेश्चन
आज हम लेकर के आए थे और क्वेश्चन अच्छा था। आशा हम यही कर सकते हैं, आशा क्या हमें विश्वास है कि आप अधिकतर क्वेश्चन को समझने में सफल रहे होंगे और आगे के लिए जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले आएंगे तो वो भी और भी अच्छा मैटर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।